नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है। यह उस पूरे युद्ध की कहानी है जो भारत में इस वक्त चल रहा है। एक तरफ है वो मीडिया जो चमकते स्टूडियो में बैठकर करोड़ों के सेट पर प्राइम टाइम की बहसों में चिल्लाते हुए हिंदू मुसलमान करते हुए खुद को ज्ञान का एकमात्र स्रोत समझती हैं, और दूसरी तरफ है वो शिक्षक जो एक सफ़ेद दीवार के सामने एक मार्कर पकड़कर बिना किसी बड़े स्टूडियो के लाखों करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। और इस युद्ध के बीच में आई एक टिप्पणी, और उस टिप्पणी ने एक तूफान खड़ा कर दिया। बात है आज तक जैसे चैनल की, जिसका कभी तिहाड़ी रिटर्न सुधीर चौधरी चेहरा हुआ करते थे। अब आज तक की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप की बात करते हैं। उनके एक बयान ने जिसमें यूट्यूब टीचर्स को लेकर कहा गया कि वो सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए काम करते हैं और उन्हें ज्ञान की कमी है। इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। यूट्यूब टीचर एक एक करके सामने आए, करोड़ों छात्रों ने प्रतिक्रिया दी और देखते देखते ये एक बड़ी बहस बन गई। लेकिन 4PM न्यूज़ नेटवर्क इस बहस को सिर्फ एक पर्सनल विवाद की तरह नहीं देखता। हम इसे उस बड़े सवाल की तरह देखते हैं जो आज भारत के सामने है। वो सवाल है, ज्ञान का ठेका किसके पास है, सूचना पर अधिकार किसका है, और जब एक पुराना सिस्टम अपनी प्रासंगिकता खोने लगता है तो वो क्या करता है। आइए पूरी कहानी समझते हैं शुरू से। पहले बात करते हैं उस महिला की जो इस विवाद के केंद्र में है। अंजना ओम कश्यप रांची में जन्मी, जामिया मिलिया इस्लामिक और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी, दूरदर्शन से कैरियर शुरू किया, फिर जी न्यूज़, फिर न्यूज़ 24 और फिर आज तक, जहां वो मैनेजिंग एडिटर है। 2015 में एक उन्होंने बेस्ट एंकर का अवार्ड भी जीता, यानी एक लंबा मेहनती कैरियर। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो ऐसी गोदी मीडिया के चेहरे के रूप में सामने आई जिन्होंने मोदी भक्ति में अपना सब कुछ कवाड़ा कर दिया। उनके कुछ सालों में ऐसा हुआ जो ध्यान देने योग्य है। द कारवा मैगजीन ने उनकी जर्नलिज्म पर एक लंबा लेख लिखा जिसमें कहा गया कि इनकी रिपोर्टिंग में हिंदुत्व आइडियोलॉजी का प्रचार और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वाइस रिपोर्टिंग के तत्व हैं। अक्टूबर 2025 में वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी के लिए उन पर FIR दर्ज हुई। जून 2025 में उनका एक डीकोड वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपनी जर्नलिज्म के लिए माफ़ी मांगती दिख रही थी। वो वीडियो AI एडिटेड था, लेकिन इतने लोगों ने उसे सच माना, ये अपने आप पे बताता है कि लोगों के मन में उनके प्रति क्या धारणा बन चुकी थी। और अब यूट्यूब टीचर्स पर यह टिप्पणी या ये उस बड़ी बेचैनी का प्रतीक है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को हो रही है। आइए समझते हैं दुनिया को जिसे अंजना ओम कश्यप ने सिर्फ व्यूज बटोरने वाला कहा। खान सर, असली नाम फैसल खान, पटना के हैं रहने वाले हैं। 2019 में कोविड लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब चैनल शुरू किया, खान GS रिसर्च सेंटर। एक कुर्सी, एक व्हाइट बोर्ड और एक आदमी जो हंसते हंसाते इतिहास, भूगोल, राजनीति और सामान्य ज्ञान पढ़ाता है। आज 2026 में उनके दोनों चैनल मिलाकर कुल सब्सक्राइबर हैं 26.8 मिलियन, यानी 2 करोड़ 68 लाख। कुल व्यूज़ हैं 2.6 बिलियन, यानी 260 करोड़। जरा रुकिए, नंबर को एक बार फिर देखिए और देखिए। 260 करोड़ बार देखे गए उनके वीडियो। इतनी बार तो शायद आज तक के प्राइम टाइम शो के सालों में भी नहीं देखे होंगे। और खान सर अकेले नहीं हैं, हीरो हैं नौजवानों के। एक बड़े विश्वविद्यालय ने उनको और मुझे बुलाया था, चीफ गेस्ट थे हम दोनों, और वहाँ उनका भाषण था, मेरा भी भाषण था, और मैंने नौजवानों की दीवानगी उनके ऊपर देखी, कैसे दीवाने थे लोग। और वो अकेले नहीं हैं। मैं कुछ चैनल के नाम हो सकता है गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चैनल्स के नाम मुझे जो याद आ रहे हैं, एग्जाम्पल 13 मिलियन सब्सक्राइबर, 2.5 बिलियन व्यूज, SSC मेकर 13 मिलियन सब्सक्राइबर, एक दृष्टि IAS 12 बिलियन सब्सक्राइबर, 1.5 बिलियन व्यूज, फिजिक्स वाला जिसकी कंपनी आज यूनिकॉर्न बन चुकी है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसने भारत में शिक्षा की तस्वीर बदल दी है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 10 साल पहले के भारत को याद कीजिए। एक बच्चा है, बिहार के किसी छोटे से गांव में आता है। उसके माँ बाप खेतीहर मजदूर हैं। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती है, लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता है, UPSC की तैयारी करना चाहता है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है। 10 साल पहले उसके पास क्या रास्ते थे? दिल्ली जाओ, मुखर्जी नगर में कोचिंग लो,
महीने के 10-15 हज़ार रुपये फीस दो, कमरे का किराया अलग दो, खाना पीना अलग, किताबें अलग, साल में 1-2 लाख रुपये। उस बच्चे के माँ बाप के पास ये पैसा था? नहीं था। तो उसका सपना वही दफन हो जाता। लेकिन आज वही बच्चा अपने गांव में बैठकर एक सस्ते से स्मार्टफोन पर खान सर से पढ़ सकता है, दृष्टि आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, एग्जामपुर से एसएससी की, फिजिक्स वाला से जेईई और नीट की बिल्कुल मुफ्त में या बहुत कम पैसों में। यही है डिजिटल एजुकेशन की असली ताकत। यही है वो क्रांति जिसे सिर्फ व्यूज बटोरना कहकर खारिज करने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, आखिर मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया को यूट्यूब टीचर से इतनी तकलीफ क्यों? इसका जवाब इकोनॉमिक्स है और ये जवाब बहुत दिलचस्प है। 2015 में भारत में टीवी न्यूज़ देखने वाले दर्शकों की संख्या अपने शिखर पर थी। प्राइम टाइम न्यूज़ बहुत पावरफुल था। जो एंकर प्राइम टाइम न्यूज़ पढ़ता उसकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। फिर क्या हुआ? जियो आया 2016 में और उसने सब बदल दिया। सस्ता डेटा लाया, स्मार्टफोन सस्ते हुए, यूट्यूब फ्री था और लोगों ने चूज़ करना शुरू कर दिया। नई नौजवान ऑडियंस ने, यंगर से ऑडियंस ने, जो 18 से 35 साल की थी, टीवी छोड़ने लगा। उसने यूट्यूब चूज़ किया, पॉडकास्ट चूज़ किए, डिजिटल न्यूज़ चूज़ किया और जो ऑडियंस टीवी पर रहा वो धीरे धीरे बुजुर्ग होता चला गया। उनकी संख्या घटती जा रही थी। टीवी न्यूज़ चैनल ने क्या किया? टीआरपी बचाने के लिए सेंसेशन बनाया, शोर बढ़ाया, डिबेट फॉर्मेट बदला। अब डिबेट में तथ्य कम थे, चीख चिल्लाहट, मारपीट ज़्यादा थी, हिंदू मुसलमान था और इन सब के बावजूद ऑडियंस जा रहा था। उस बेचैनी का नाम है यूट्यूब टीचर्स पर टिप्पणी। जब कोई व्यवस्था अपनी प्रासंगिकता खोने लगती है तो वो दो काम करती है, या तो वो खुद को बदलती है या जो उसकी जगह ले रहा है उस पर हमला करती है। मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया ने दूसरा रास्ता चुना। अब बात करते हैं उस एक नाम की जो पूरी बहस में सबसे ज़्यादा चमका, खान सर। खान सर की लोकप्रियता को समझना है तो एक बात याद रखिए, उनके सब्सक्राइबर सिर्फ एक संख्या नहीं है, वो एक आंदोलन है। जब 2020 में बीपीएससी छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किया तो खान सर उनके साथ सड़क पर उतरे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उसी रात लाखों छात्र सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में उमड़ पड़े। ये सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट का रिश्ता नहीं था, ये एक विश्वास था, ट्रस्ट था। वो ट्रस्ट जो किसी टीवी एंकर और उनके दर्शकों के बीच नहीं होता, क्योंकि टीवी एंकर का दर्शक पैसिव होता है, वो सुनता है बस, लेकिन यूट्यूब टीचर का छात्र एक्टिव होता है। वो कमेंट करता है, सवाल पूछता है, शेयर करता है और ज़रूरत पड़े तो सड़क पर उतर आता है। यही फ़र्क है। अब बात करते हैं खान सर की, उस चीज़ की जो उन्हें खास बनाती है, खान सर की भाषा, उनकी भोजपुरी हिंदी मिश्रित भाषा, उनके किस्से, उनके एग्जाम्पल, उनका ज़बरदस्त ह्यूमर। कुछ लोगों को यही सबसे ज़्यादा खलता है। वो कहते हैं ये प्रॉपर एकेडमिक लैंग्वेज नहीं है। भाई मुझसे भी लोग कहते हैं टाई शाई पहन के, कोट वोट पहन के, मुंह पे पाउडर लगा के बोला करो, लेकिन जो सामान्य भाषा है उस पर बोलने में समस्या क्या है? यही खान साहब करते हैं, यही मैं करता हूँ। ये टाई शाई पहनना स्टैंडर्ड नहीं है। लोग गोदी मीडिया के एंकर कहते हैं ये स्टैंडर्ड भाषा नहीं है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारत का वो छात्र जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो यूपी के मिर्ज़ापुर में रहता है, जो राजस्थान के बाड़मेर में रहता है, वो प्रॉपर एकेडमिक लैंग्वेज को नहीं समझता। वो खान सर की भाषा को समझता है और जब वो समझता है तो वो पढ़ता है और जब वो पढ़ता है तो एग्ज़ाम पास करता है और जब वो एग्ज़ाम पास करता है तो उसकी ज़िंदगी बदलती है। क्या यही एजुकेशन का अल्टीमेट गोल नहीं है? या एजुकेशन का गोल सिर्फ ये है कि भाषा प्रॉपर हो, चाहे बच्चा समझे या ना समझे? अब एक और बड़ा सवाल, क्या यूट्यूब टीचर्स में कमियां नहीं है? बिल्कुल है। कुछ चैनल गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, कुछ चैनल सेंसेशन का सहारा लेते हैं, कुछ चैनल सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये आरोप टीवी चैनल पर नहीं लगाए जा सकते? कम से कम यूट्यूब टीचर धर्म की, हिंसा की चीज़ों पर तो यकीन नहीं करते, लेकिन क्या टीवी न्यूज़ में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है? हमारे टीवी एंकरों ने तो कराची पे चढ़ाई कर दी थी, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गिरफ्तार करा दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो क्या था? उनके एग्जाम्पल हजारों में हैं। क्या टीवी न्यूज़ में सेंसेशन नहीं होता? ऐसी बंदूकों की, तोप की गोलियां चल रही थी कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, हमने कराची पे कब्जा कर लिया। हकीकत क्या है मैं बोलूँगा तो लोगों को मिर्चें लग जाएंगी, फिर मुझे एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। होता है, टीवी पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है और इतना कि हर बात ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। क्या टीवी चैनल सिर्फ पैसे के लिए नहीं चलते? बिल्कुल चलते हैं, और टीआरपी की दौड़ में वो सब कुछ करते हैं जो दर्शक को अट्रैक्ट करे। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों अंजना जी? यूट्यूब टीचर के लिए कुछ चैनल गलत है,
इसलिए पूरा इकोसिस्टम खराब है। टीवी के बहुत सारे चैनल गलत हैं, लेकिन टीवी जर्नलिज्म महान है, ये तर्क कहीं नहीं जाता। अब बात करते हैं उस शब्द की जो उस पूरे विवाद के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में आया, मोदी मीडिया। ये शब्द पहली बार शायद रवीश कुमार ने और आम आदमी पार्टी ने पॉपुलर किया, लेकिन ये आज शब्द किसी एक पार्टी का नहीं रहा। ये शब्द उन लाखों लोगों का है जो महसूस करते हैं कि मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया सत्ता से सवाल पूछने की जगह सत्ता की गोद में बैठ गई है। मोदी जी आप थकते नहीं, मोदी जी आप आम काट के खाएंगे या चूस के, मोदी जी आप पटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं। ये भाषा हो गई है पत्रकारिता की। आपके चेहरे पे थकान नहीं लगती, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं मोदी जी? कोई बेरोजगार की बात नहीं, कोई किसान की बात नहीं, कोई विकास की बात नहीं। मोदी जी आम कैसे खाते हैं, ये बड़ा मुद्दा। तो फिर क्या ये आरोप बिल्कुल सही नहीं है कि वो सत्ता की गोद में बैठे हैं? पूरी तरह से सच। और बिल्कुल द कारवां ने अंजना कश्यप पर जो लेख लिखा उसमें स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए गए। उन एग्जाम्पल को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, लेकिन जब तक वो नहीं होता वो एलिगेशन पब्लिक रिकॉर्ड में है। और अंजना ओम कश्यप जी की हिम्मत नहीं है कि उनको कोर्ट में चैलेंज करें। जब एक एंकर का फेक माफ़ी वाला वीडियो इतने लोग सच मान लेते हैं, करोड़ों लोग सच मान लेते हैं, मैं अंजना ओम मोदी का वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों के मन में पहले से एक धारणा थी, एक संदेह था, और वो संदेह किसी एक वीडियो से नहीं बना, वो सालों की कवरेज से बना। बात बड़े सवाल की जो पूरी बहस के केंद्र में है, क्या टीवी पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? क्या गोदी मीडिया सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या उसमें एक कड़वी सच्चाई छुपी है? और जब मीडिया अपना काम नहीं करती तो क्या होता है? एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं इस बात की कि पत्रकारिता है क्या। पत्रकारिता की परिभाषा बड़ी सरल है, सत्ता से सवाल पूछो। जो हमने जो पत्रकारिता सीखी थी उसमें यही कहा गया था कि जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है, जो सरकार छुपाती है वो पत्रकारिता होती है, वही पूछना चाहिए। असली बड़ी बात यह है कि सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, आम आदमी की आवाज़ बनना चाहिए, तथ्यों की जांच करना चाहिए, और जो सच है वो बताओ, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे। ये परिभाषा ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब एक सवाल, क्या आज का भारत का मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया ये काम कर रहा है? पिछले 10 सालों में जो हुआ उसे देखिए। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जहां सत्ता से सवाल पूछने की बजाय कुछ टीवी चैनल सत्ता के प्रवक्ता बन गए। जहां किसान आंदोलन हो रहा था वहां कुछ चैनल ने उन किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और ना जाने विदेशी एजेंट और कितना गंदा गंदा बोला। जहां सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था वहां प्रोटेस्ट करने वाले नागरिकों को देशद्रोही बताया गया। जब पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल सामने आया कुछ चैनल्स ने उसे इग्नोर किया, चर्चा ही नहीं की। जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स का मुद्दा उठा कुछ चैनल ने उसे बहुत मिनिमाइज किया, और जब बड़े बड़े मुद्दे आए तो कुछ लोग बिल्कुल मुंह बंद करके बैठ गए। ये मैं नहीं कह रहा, द कारवां जैसे पब्लिकेशन ने ये डॉक्यूमेंट किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये नोट किया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार गिरती रही। 2022 में 150 नंबर पर थी। क्या ये सब झूठ है? अब तो इससे भी नीचे आ गई। ये सब झूठ है या इसमें सच्चाई है? और अगर इसमें सच्चाई है तो फिर वो लोग जो यूट्यूब पर जाकर गोदी मीडिया कहते हैं वो कहाँ गलत है? अब बात करते हैं उस असल टेंशन की जो टीवी और यूट्यूब के बीच है। टीवी न्यूज़ का बिजनेस मॉडल क्या है? आज हमको समझना चाहिए। सरल भाषा में एडवर्टाइजर्स यानी वो कंपनियां जो टीवी चैनल्स पर विज्ञापन देती हैं। जितने ज़्यादा व्यूअर उतनी ज़्यादा टीआरपी, उतने ज़्यादा एडवर्टाइजर, उतना ज़्यादा पैसा। लेकिन ये विज्ञापन देता कौन है? बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट हाउस और कभी कभी नहीं, ज़्यादातर सरकारी विज्ञापन। सरकारें करोड़ों करोड़ देती हैं। आप सोचिए उत्तराखंड में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। वहाँ पे जहाँ पे विस्थापन की समस्या है, लोगों को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपया मीडिया पे खर्च कर दिया कि सच्चाई दिखाई ना जाए। सोचिए अगर एक टीवी चैनल को सरकार से हर साल करोड़ों के विज्ञापन मिलते हों तो क्या वो चैनल सरकार के खिलाफ कड़ी रिपोर्टिंग कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि करोड़ों का खेल है। मालिक चाहता है पैसा, और यही वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो भारत की टीवी मीडिया के खून में बस गई है। ये किसी एक एंकर की गलती नहीं है, ये पूरे बिजनेस मॉडल की मूलभूत समस्या है। जब एक चैनल का
एक्सिस्टेंट, उसका अस्तित्व उसके विज्ञापन दाता पर निर्भर हो, तो विज्ञापन दाता की भलाई सरकार के ऊपर निर्भर हो, चैनल चलाना सरकार पर निर्भर हो, तो उस चैनल की आज़ादी स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होती जाती है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये इकोनॉमिक है। जब कॉन्टेस्ट करते हैं यूट्यूब के मॉडल से तो ये बात सामने आती है। यूट्यूब का मॉडल क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। यूट्यूब क्रिएटर्स अपनी इनकम कहाँ से बनाते हैं? यूट्यूब के विज्ञापन से, स्पॉन्सरशिप से और पेड कोर्सेज से। यूट्यूब एड्स का जो गणित है वो कंटेंट पर व्यूज के आधार पर मिलता है। यूट्यूब को ये नहीं पता कि कौन सा पॉलिटिकल कंटेंट है, कौन सा एजुकेशनल है, उसे बस व्यूज चाहिए। और व्यू कहाँ से आते हैं? दर्शकों से, सीधा भारत के विदेश के दर्शकों से। यानी यूट्यूब एक टीचर या यूट्यूब का अस्तित्व सीधे तौर पर उसके दर्शकों पर निर्भर है। यूट्यूब टीचर हो, यूट्यूब का पॉलिटिकल रिपोर्टर हो, कोई भी हो, अगर दर्शक पसंद करते हैं तो चैनल चलता है, अगर दर्शक छोड़ देते हैं तो चैनल बंद हो जाता है। कोई कारपोरेट का पैटर्न नहीं, कोई सरकारी विज्ञापन नहीं। यही यूट्यूब का सबसे बड़ा फ़ायदा है और यही वजह है कि यूट्यूब पर बिल्कुल बराबर की भागीदारी होती है। एक अजीब तरह की डायरेक्ट भागीदारी है। अगर एक यूट्यूब टीचर गलत पढ़ाता है तो उसके छात्र एग्जाम में फेल होते हैं और वो छात्र उस टीचर को यूट्यूब पर छोड़ देते हैं। अगर एक यूट्यूब टीचर झूठ बोलता है तो दूसरे यूट्यूबर्स उसे फैक्ट चेक करते हैं और वो फैक्ट चेक वायरल हो जाता है, टीचर की बैंड बज जाती है। यही विश्वसनीयता टीवी में नहीं है। एक टीवी एंकर कुछ भी कह सकता है, हिंदू मुसलमान के फसाद करा सकता है, गाली गलौज करा सकता है प्राइम टाइम पर करोड़ों दर्शकों के सामने, और अगर वो गलत भी हो तो अगले दिन वो फिर वही बैठा दिखाई देता है। क्या किसी टीवी चैनल ने आज तक अपने प्राइम टाइम में किसी एंकर की गलत रिपोर्टिंग पर ऑन एयर करेक्शन और माफ़ी मांगी है? याद नहीं आ रहा। लेकिन यूट्यूब पर अगर कोई यूट्यूबर गलत निकला और वो वीडियो डिसलाइक होता है, कमेंट्स में उसकी धुलाई होती है और दूसरे चैनल उसे एक्सपोज करते हैं, यही डिफरेंस है। अब बात करते हैं उस स्पेसिफिक बयान की जिसने ये तूफान पूरे देश में खड़ा कर दिया है। सुना जाता है कि आज तक ट्विटर पे पेड ट्विटर भी करा रहा है लेकिन काम नहीं चल पा रहा। यूट्यूब टीचर सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए काम करते हैं, उन्हें ज्ञान की कमी है। ये बयान कितना गलत है इसे नंबर से समझते हैं। खान सर के 26.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2.6 बिलियन व्यूज हैं 2019 से अब तक, यानी 7 सालों में। अगर खान सर ज्ञानहीन होते तो क्या करोड़ों छात्र उन्हें देखते हैं? क्या यूपीएससी, वीपीएससी, एसएससी, रेलवे बैंकिंग की तैयार करने वाले छात्र जिनके लिए हर परीक्षा जिंदगी मौत का सवाल है, एक ज्ञानहीन टीचर पर भरोसा करते हैं? दृष्टि आईएएस के 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। क्या यूपीएससी के छात्र जो आईएएस बनने का सपना देखते हैं किसी ज्ञानहीन चैनल पर इतना भरोसा करते? फिजिक्स वाला की कंपनी फिजिक्स वाला लिमिटेड यूनिकॉर्न बन चुकी है, उसका वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा है। क्या इन्वेस्टर इतना पैसा किसी ज्ञानहीन एजुकेटर की कंपनी में लगाते हैं? ये नंबर खुद बोलते हैं, अपने आप बताते हैं। और अब एक और तुलना, अंजना ओम कश्यप के आज तक का प्राइम टाइम व्यूअरशिप क्या है? सब मिलाकर कुछ मिलियन व्यूज होंगे रोज। खान सर के एक वीडियो के, सिर्फ एक वीडियो के कभी कभी 1 करोड़ से ज़्यादा व्यू होते हैं। बताइए, यानी एक ज्ञानहीन यूट्यूब टीचर जो अंजना ओम कश्यप कहती हैं, एक ज्ञानी टीवी एंकर से कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, अपनी बात पहुंचा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। और यही अंजना ओम कश्यप, आज तक और पूरी गोदी मीडिया की बेचैनी का असली कारण है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो भारत में हो चुका है। एक रिसर्च से पाया गया कि भारत में 18 से 35 साल की एज ग्रुप, यानी वो जनरेशन जो आज के भारत की रीढ़ है, उसका 70% से ज़्यादा हिस्सा टीवी न्यूज़ की बजाय डिजिटल सोर्स से खबरें लेता है। मेरे चैनल जो पिछले दिनों आप देख रहे होंगे 1 करोड़ व्यू लगभग रोज़ आते थे। मैंने देखा कि मेरे चैनल को देखने वाले 18 से 34 साल की एज के लोग सबसे ज़्यादा थे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप, यही उनके इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं जिससे वो देखते हैं। टीवी न्यूज़ देखने वाली आबादी अब परमानेंटली ओल्डर है, यानी बुजुर्ग होती आबादी है, और ये ट्रेंड हर साल की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मीडिया आज 35 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए रेलिवेंट है, वो 10-15 साल बाद किसके लिए रेलिवेंट रहेगी? टीवी चैनल्स को ये दिख रहा है और यही उनकी परेशानी की वजह है, यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। और जब डर होता है तो हमला होता है। यूट्यूब टीचर्स पर टिप्पणी, यह हमला उसी डर की उपज है। लेकिन मैडम गलती कर रही,
अब बात करते हैं उन छात्रों की जो उस पूरी बहस के असली केंद्र में हैं। वो छात्र जो गोरखपुर के किसी गांव में रहता है, जिसके पास कोचिंग का पैसा ही नहीं है, जो रात को खेतों में काम करने के बाद घर आकर अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पर खान सर का वीडियो देखता है, पढ़ाई करता है, जानकारी जुटाता है, बात करता है। वो छात्र जो पटना के किसी छोटे से कमरे में 4 दोस्तों के साथ एक फ़ोन शेयर करके दृष्टि आईएएस का लेक्चर सुनता है। वो छात्र जो झारखंड के किसी आदिवासी इलाके में नेतरहाट में, जहाँ कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, अपनी पहली पीढ़ी की उम्मीद को लेकर सपने देखता है, यूट्यूब पर पढ़ रहा होता है। इन छात्रों के लिए यूट्यूब टीचर सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो एक उम्मीद है, वो एक रोशनी है। और जब कोई उस रोशनी के सिर्फ व्यूज बटोरना कह देता है तो इन छात्रों की उम्मीदों पर चोट करता है। यही वजह है कि इस बार रिएक्शन इतना तीखा था। अभिनय मैथ ने वीडियो बनाया, वायरल हुआ। सुमन मैम ने जवाब दिया, वायरल हुआ। और एक के बाद उस कम्युनिटी के हर बड़े नाम ने अपनी आवाज़ उठाई। बैंड बज गई आज तक की। ये एक सिस्टम का डिफेंड करना था, एक ऐसे सिस्टम का जिसने उन्हें और उनके लाखों करोड़ों छात्रों को वो दिया जो पारंपरिक सिस्टम कभी नहीं दे सका। अब बात करते हैं उस असली सवाल की, क्या टीवी जर्नलिज्म और यूट्यूब दोनों साथ साथ रह सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन शर्त के साथ। है ना, आज तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। टीवी जर्नलिज्म तब रेलिवेंट रहेगी जब वो अपनी असली जिम्मेदारी निभाए, जब वो सत्ता से सवाल पूछे, जब वो ब्रेकिंग न्यूज की आड़ में प्रोपेगेंडा ना फैलाए, जब वो दर्शकों को बेवकूफ़ ना समझे। यूट्यूब एजुकेशन तब और बेहतर होगी जब क्रिएटर अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दें, जब फैक्ट चेकिंग को और मजबूत किया जाए, जब गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले कम्युनिटी को खुद बाहर कर दें। दोनों में कमियां हो सकती हैं, दोनों को सुधरने की ज़रूरत है, लेकिन जो गलती नहीं करनी चाहिए वो ये है किसी एक को सिरे से डिसमिस कर दो। और आज की तारीख में खान सर कहीं ज़्यादा बड़े हैं, करोड़ों लोगों के मन में कहीं ज़्यादा सम्मान है मैडम अंजना ओम कश्यप के मुकाबले। जब अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचर को ज्ञानहीन कहा तो उन्होंने 26 मिलियन सब्सक्राइबर वाले खान सर को ज्ञानहीन कहा। उन्होंने उन करोड़ों छात्रों को जजमेंट को गलत बताया जिन्होंने उस टीचर को सुना जो उनके दिल में बसता है, जो टीचर उनके संग सड़कों पर संघर्ष करता है। क्या किसी को यह अधिकार है? और अगर कोई दावा करे कि टीवी स्टूडियो में एयर कंडीशन कमरे में बैठकर प्राइम डिबेट करना ज्ञान है और एक वाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर लाखों करोड़ों बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना ज्ञानहीनता है, तो ये कौन सी तर्क शक्ति है, कौन सा सवाल है? अब 4PM न्यूज़ नेटवर्क की बात, हम आपकी बात करते हैं, हम मुद्दे उठाते हैं। हम भी यूट्यूब चैनल पर हैं, हमारे 17 चैनल्स हैं, हमारे 85 लाख सब्सक्राइबर हैं। और मैंने कहा कुछ दिनों पहले तक 1 करोड़ व्यू रोज़ आते थे। हम 140 से ज़्यादा देशों में देखे जाते हैं। हमारा चैनल भी 2 बार ब्लॉक किया गया। सुप्रीम कोर्ट में गए कपिल सिब्बल जी, हमारे वकील, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। इसलिए हम जानते हैं कि यूट्यूब की ताकत क्या है। सरकार ने कोई जांच एजेंसी नहीं छोड़ी जिसकी मुझे ऊपर जांच ना कराई गई हो। हम जानते हैं कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश करती है तो यूट्यूब उस आवाज़ को एम्पलीफाई करता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई टीवी एंकर किसी यूट्यूबर को डिसमिस करता है तो वो असल में उन लाखों करोड़ों दर्शकों को डिसमिस कर रहा होता है जिन्होंने उस यूट्यूबर को चूज किया। यही वो गलती है जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार करती है, इसीलिए वो गोदी मीडिया के नाम से पुकारी जाती है। वो ये भूल जाती है कि दर्शक बेवकूफ़ नहीं है, वो टीवी भी देखता है, यूट्यूब भी देखता है और सबसे ज़रूरी वो कंपेयर करता है। और जब वो कंपेयर करता है तो कभी कभी उसे यूट्यूब टीचर कहीं ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, कहीं ज़्यादा ऑनेस्ट लगते हैं, ईमानदार लगते हैं, ज़्यादा डायरेक्ट लगता है उनसे बात करना, उनसे संवाद करना ज़्यादा रेलिवेंट लगता है। ये टीवी का अपमान नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक ज़रूरी सिग्नल है जिसे सुना जाना चाहिए। अब इस पूरी बहस का निष्कर्ष का निकाले गया, भारत में शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हो चुका है, धारणा बदल चुकी है और ये एक ऐसा बदलाव है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जो बच्चा आज यूट्यूब पर पढ़ रहा है वो कल IAS बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। और जब वो बनेगा तो वो याद करेगा कि उसे किसने पढ़ाया, किसने उसकी उम्मीद जिंदा रखी। वो अंजना ओम कश्यप का प्राइम टाइम डिबेट याद नहीं करेगा, वो खान सर का वो लेक्चर याद करेगा जिसे उसने रात के 2 बजे थके हुए एक टूटे हुए फ़ोन पर देखा था। यही है यूट्यूब एजुकेशन की असली ताकत।
और यही वो ताकत है जिसे डिसमिस करने की जरूरत करने से पहले हर किसी को 2 बार सोचना चाहिए। 4PM न्यूज़ नेटवर्क की मांग और अपील है। पहली बात, अंजना ओम कश्यप समेत सभी मेन स्ट्रीम मीडिया को यूट्यूब एजुकेशन कम्युनिटी के साथ एक माफ़ी मांगना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की जगह उनसे संवाद करना चाहिए और यूट्यूब टीचर्स को समझ लेना चाहिए कि गोदी मीडिया से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया के लिए विश्व गुरु इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं, उन्हें विश्व गुरु की भक्ति से आगे जाना नहीं है। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया को याद कर लेना चाहिए कि खान सर करोड़ों बच्चों की उम्मीद है जिन्होंने पारंपरिक सिस्टम से पढ़ना छोड़ दिया हुआ था, और अब यही जिम्मेदारी इस देश में हर व्यक्ति को निभानी चाहिए, हर उस व्यक्ति को निभानी चाहिए। और मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया को सोचना चाहिए कि टीआरपी की दौड़ में सत्य को बेचना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं बात है। और ये बात दशकों से आप जागरूक हैं, आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या देखना है और क्यों देखना है। आपका मन हो तो टीवी देखिए, हिंदू मुसलमान की बहस देखिए, वरना सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हुए यूट्यूब चैनल देखिए। दोनों की तुलना करिए, सवाल पूछें, लेकिन किसी के कहने पर मत करें, क्योंकि आपको खुद पता है कि देश की मीडिया का किस तरह हाल कर दिया गया है। जो सवाल पूछता है उसको मेरी तरह मुकदमे, जांचें, हमले झेलने पड़ते हैं और फिर आखिर में आप सबका प्यार मिलता है। तो मैं हूं आपका संजय शर्मा। सच बोलने की जिम्मेदारी मेरी है, सच सुनने का अधिकार आपका है। जय हिंद, प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।